हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग तीसरा के निबंध प्रदेश वाली पुस्तक में से अगला प्रश्न। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित निबंध ठेले पर हिमालय का सार और उद्देश्य। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ठेले पर हिमालय शीर्षक निबंध श्री धर्मवीर भारती द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है। इस निबंध में लेखक ने अपनी अल्मोड़ा से कौसानी क्षेत्र की यात्रा का वर्णन किया है। लेखक को अपने इस निबंध का शीर्षक अनायास ही सूझ गया। एक दिन लेखक एक पान की दुकान पर खड़े थे कि तभी वहां एक मजदूर ठेले पर बर्फ की सिल्लियां लादे हुए आया। उसे देखकर लेखक ने एक गुरु उपन्यासकार ने, जो स्वयं अल्मोड़ा के रहने वाले थे, ने कहा कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और यह सुनते ही लेखक के मन में ठेले पर हिमालय शीर्षक कौंध गया। लेखक को अपनी कौसानी यात्रा और हिमालय की बर्फ को खुली आंखों से देखने का जो आनंद प्राप्त हुआ, उसकी याद उनके हृदय में दर्द सा भर देती। लेखक अपनी उस यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं, बर्फ को निकट से देखने की लालसा में ही उन्होंने कौसानी की यात्रा की थी। वह नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकोली होते हुए कोसी पहुंचे थे। कोसी जाकर सड़क दो तरफ हो जाती थी, एक अल्मोड़ा को और दूसरी कौसानी की ओर। कोसी तक का रास्ता बड़ा कष्टप्रद रहा। रास्ते में पानी का नामो निशान नहीं था, ना ही हरियाली, बस चारों ओर सूखे भूरे पहाड़। ऊपर से उनका बस ड्राइवर अल्मोड़ा का कोई नौसिखिया लापरवाह व्यक्ति था और बस इस तरह चल रहा था कि सभी यात्रियों की हालत बुरी हो गई। कौसानी आते ही वह दोनों वहां पर उतर पड़े और बस आगे अल्मोड़ा चली गई। बस से उतरकर उन्होंने शुक्ला जी की प्रतीक्षा की। हसमुख चेहरे वाले शुक्ला जी को देखकर वे प्रसन्न हो उठे। शुक्ला अपने साथ अपने शहर के प्रसिद्ध चित्रकार सेन को भी ले आए थे। कोसी से कौसानी तक का मार्ग लेखक को वैसा सुहावना ना लगा जैसा कि उन्होंने उसके बारे में सुन रखा था। चलते समय लेखक ने, उनके एक सहयोगी ने कसौनी की प्रशंसा कश्मीर से अधिक कही थी। महात्मा गांधी जी ने भी अपना अनासक्ति योग नामक लेख यही लिखा था। तभी बस में बैठे हुए लेखक को दूर से सोमेश्वर घाटी की ऊंची पर्वतमाला की चोटी पर बसा हुआ कौसानी दिखाई पड़ा। कौसानी के बस अड्डे पर उतरने पर उन्हें गांव एक साधारण गांव की तरह ही लगा। बर्फ का वहां कोई नामो निशान नहीं था, किंतु जब लेखक की दृष्टि सामने की घाटी पर पड़ी तो उन्हें एक अद्भुत सौंदर्य नजर आया। लेखक को लगा कि वहां सचमुच यक्ष और किन्नर लोग रहा करते होंगे। लेखक को लगा कि उस सुंदर, कोमल, निर्दोष एवं सजी हुई धरती पर तो जूते उतारकर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। लेखक की दृष्टि हरे भरे खेतों, नदियों, वन को पार करती हुई जब घाटी के उस पार पहुंची तो उसे कुछ बादलों का आभास हुआ। एक बादल के टुकड़े हटते ही लेखक को बर्फ नजर आई तो वह खुशी के मारे चीख पड़ा। उस एक क्षण के हिम दर्शन से लेखक की सारी उदासी, निराशा और थकावट दूर हो गई। शुक्ला जी ने लेखक पर व्यंग करते हुए कहा, अब समझे यहाँ का जादू। और रसोइये ने उन्हें भाग्यवान बताया जो आते ही आपको बर्फ के दर्शन हो गए, नहीं तो कई टूरिस्ट हफ्ता भर यहाँ पड़े रहे, उन्हें बर्फ के दर्शन नहीं हुए। लेखक और उसके साथी खामोशी से उस प्राकृतिक सौंदर्य का रस लेने लगे। चांद निकलने पर लेखक और उसके साथी बाहर निकले। उस समय लेखक उस महान हिमाचल के सामने अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा था। लेखक को लगा कि हिमालय रूपी बड़ा भाई लेखक को छोटे भाई के समान ऊपर आने को उत्साहित कर रहा है। तभी चित्रकार सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गाने लगा और तब सबकी बेहोशी सी दूर हो गई। उस समय सब में ना दबाई जा सकने वाली शक्ति, उल्लास और आनंद छलकने लगा। सेन भी वहां ईश्वर का कार्य को देखकर चकित था। वह शीर्षासन लगाकर हिमालय को नए अंदाज में देखने लगा। दूसरे दिन लेखक और उनके साथी घाटी से उतरकर 12 मील चलकर बैजनाथ पहुंचे, जहां गोमती बहती है। गोमती के पानी में हिमालय की बर्फीली चोटियों पर की छाया तैर रही थी। हिमालय की चोटियों पर तो लेखक नहीं पहुंच पाया, परंतु उन्हें गोमती की लहरों में तैरते देख उन्हीं में खोया रहा। लेखक को आज भी अपनी इस यात्रा की याद आती है तो दर्द से उसका जी भर आता है। वह हिमालय की उन चोटियों पर फिर से लौट जाने की कामना करने लगता है। धर्मवीर भारती का यह यात्रा व्रत जो है वह
उनके द्वारा भोगे हुए यात्रा के अनुभव को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत करने के उद्देश्य से ही लिखा गया है। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने अपनी कसौनी यात्रा का वर्णन किया है, जहां वह हिमालय की बर्फ का दृश्य देखने के उद्देश्य से गए थे। यात्रा वृतांत को लिखते हुए लेखक का उद्देश्य किसी स्थान विशेष का संपूर्ण वैभव, प्राकृतिक सौंदर्य आदि का चित्रण दिखाना मात्र ही रहा है। भारती जी ने भी सर्वप्रथम कौसानी जाने का कारण दिया और वहां बर्फ देखने गए थे। तदुपरांत उन्होंने कौसानी जाने के मार्ग का विवरण किया है। लेखक नैनीताल से रानीखेत और वहां से मचकाली और भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी पहुंचे। कोसी से वे कौसानी की ओर बस में गए। कोसी से ही उनके साथ शुक्ला जी और चित्रकार सैन भी शामिल हो गए थे। कौसानी का मार्ग लेखक को बड़ा सुहावना लगा। उनमें बस एक ऊक सी उत्पन्न हो गई। कौसानी के गांव, उसके बस अड्डे को देखकर लेखक में बड़ी निराशा थी, किंतु ज्यों ही लेखक की दृष्टि घाटी के पार गई, जहां अपार सौंदर्य के दर्शन कर लेखक अचानक लगा कि वह किसी दूसरे लोक में पहुंच गया है। देखते ही देखते बादलों का एक टुकड़ा जिसने हिमालय की बर्फीली चोटियों को ढक रखा था छट गया और लेखक हिमालय की बर्फीली चोटियों पर नजर दौड़ाने लगा। हिमालय की उस बर्फ के दर्शन कर लेखक और उसके साथियों में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, उल्लास और आनंद भर गया था। लेखक हिमालय की बर्फ को निकट से ना तो देख पाया, किंतु उन बर्फीली चोटियों की छाया को गोमती के जल के लहराता देखकर भी उसके दर्शन कर लेता। लेखक ने ठेले पर हिमालय शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, भले ही वह अपने मित्रों द्वारा कही बात की ठेले पर हिमालय है, हंस अवश्य लेता है, जो उन बर्फ की ढकी चोटियों को न देख पाने के दर्द को भुलाने का बहाना मात्र है। लेखक का कहना है कि बर्फ की ऊंचाइयों बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ को ही देखकर मन बहलाते हैं। लेखक अंत में उन बर्फीली चोटियों को फिर से देखने की कामना करता है, क्योंकि वह उसका असली घर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेखक अपने इस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करता है कि पाठक को बड़ी आत्मीयता एवं रोचकता के साथ कौसानी यात्रा के अपने अनुभवों से अवगत कराता है। लेखक ने कौसानी के प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कर पाठक के हृदय में कौसानी देखने, वहां की बर्फीली चोटियों के दर्शन करने की जो लालसा जगाई है, वह इस निबंध की सार्थकता की ओर ही हमारा ध्यान लेके जाती है। धन्यवाद विद्यार्थियों।